नमस्कार, मैं हूं अजय और अगले आधे घंटे में हर एक खबर 1 मिनट में, पूरी खबर, पूरा विश्लेषण। तो एक एक करके आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और जो पहली खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे पेरेंट्स एसोसिएशन की मुखिया सीमा त्यागी की तबीयत बिगड़ गई। पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक संज्ञान नहीं लिया। इसकी वजह से सीमा त्यागी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभिभावक संघ ने जिला प्रशासन पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तो क्या फीस जान से बड़ी फीस की टीस बन गई है? ये बड़ा मुद्दा है और बड़ी बहस, सबसे बड़ी बहस होगी आज महाबहस में। अमित मेरे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, क्या इस वक्त तबीयत है पेरेंट्स की जो यहां पर हालत भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? तो 7 दिन से यहां भूख हड़ताल पर सभी बैठे हैं। सीमा त्यागी 7 दिन से अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं और उनकी तबीयत अब खराब हो गई है। 7 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आरोप ये है कि फीस, कोरोना काल में स्कूल नहीं खुल रहे, आमदनी में कमी आ गई है, बावजूद इसके फीस में कमी नहीं हो रही। और गाजियाबाद में स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी है। मांग नहीं माने जाने पर अभिभावकों ने बुधवार को चक्का जाम करने का ऐलान किया। पेरेंट्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके आंदोलन को कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताली अभिभावकों ने सोमवार को डीएम आवास तक कैंडल मार्च भी निकाला। पेरेंट्स का कहना है कि अधिकारियों से बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अगर कल कोई निर्णायक फैसला नहीं आता है तो पूरे गाजियाबाद के समस्त अभिभावक, समस्त संगठन और तमाम पार्टियां संपूर्ण चक्का जाम का वो प्रोग्राम किया गया है, पूरे गाजियाबाद में चलाया जाएगा। पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज मंत्री अतुल गर्ग के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। दरअसल ये पेरेंट्स कोरोना काल में स्कूलों की फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल के दौरान 3 महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ चुकी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इनका कहना ये भी है कि अगर उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकलता है तो कल यानी कि 9 तारीख को तमाम अभिभावक संघ के लोग और अभिभावक, साथ ही जो राजनीतिक दल जिन्हें सपोर्ट कर चुके हैं, वो तमाम लोग चक्का जाम कर देंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई में ड्रग्स केस में लगातार 3 दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने रिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद एनसीबी ने साइन अस्पताल में रिया का मेडिकल टेस्ट कराया। आज ही रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह मौत केस में ड्रग्स एंगल की जांच के दौरान एनसीबी रिया से पूछताछ कर रही थी। 3 दिन में रिया से करीब 19 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। आज लगातार तीसरे दिन रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। रिया करीब 10:30 बजे कार से दक्षिणी मुंबई के बलाट स्टेट में एनसीबी दफ्तर पहुंची। रविवार को 6 घंटे और सोमवार को 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। एनसीबी के मुताबिक रिया के मोबाइल फोन चैट रिकॉर्ड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डाटा में मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई। एनसीबी ने पिछले हफ्ते रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। कामकाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी ने प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड कर दिया। अपराध पर काबू पाने में नाकाम रहने और कानून व्यवस्था में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई हुई है। अभिषेक दीक्षित की इसी साल जून में प्रयागराज के एसएसपी के तौर पर तैनाती हुई थी। गृह विभाग के मुताबिक प्रयागराज में तैनाती के दौरान अभिषेक दीक्षित ने अनियमितताएं बरती और सरकार के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करा पाए। साथ ही उन पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप भी है। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान जिले में कोविड प्रोटोकॉल को भी लागू करा पाने में विफल रहने का भी आरोप है, जिसको लेकर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी। अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड कर उन्हें डीजी दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को अभिषेक दीक्षित की जगह प्रयागराज का एसएसपी नियुक्त कर दिया गया है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। मऊ में प्रशासन ने आज भी मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। मऊ पुलिस ने सुरेश सिंह के 2 ट्रक जब्त किए। दोनों ट्रक की कीमत करीब 68 लाख रुपए बताई जा रही है। पिछले 10 दिन में सुरेश सिंह की 25 अलग अलग गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत 4,95,28,000 रुपए आकी गई है। D34 मुख्तार अंसारी का वसूली गैंग है, जिसके सबसे सक्रिय सदस्य सुरेश सिंह सराफ लालन सिंह के ऊपर 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।
जिसके तहत इनकी कई बसें और ट्रकें सीज की गई हैं। पहले आज इनकी 2 ट्रकें सीज की गई हैं। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग के सरगना है और D32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने इससे पहले सोमवार को सुरेश सिंह की 10 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,60,95,000 रुपए आकी गई। सीबीआई ने उन्नाव के 2 पूर्व एसपी, एक डीएम और एक एएसपी को सजा याफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मदद का दोषी माना है। राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सीबीआई ने चारों वरिष्ठ अधिकारियों को काम में लापरवाही का दोषी करार देते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। जिन 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनमें उन्नाव के तत्कालीन जिलाधिकारी आदित्य सिंह, तत्कालीन एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह के अलावा एएसपी अष्टभुजा सिंह शामिल है। आदित्य सिंह फिलहाल हापुड़ की डीएम है। पुष्पांजलि सिंह गोरखपुर में एसपी रेलवे हैं, जबकि नेहा पांडे डिप्यूटेशन पर आईबी में तैनात हैं और अष्टभुजा सिंह पीएससी फतेहपुर में कमांडेंट के पद पर हैं। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की ही एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद और पीड़ित के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। उन्नाव का ये रेप केस बेहद चर्चा में रहा था। मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। कुछ दिन पहले ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई थी। हैरानी की बात यह है कि कुलदीप सेंगर पर लड़की के रेप का आरोप था और ऐसे में संगीन आरोप में काम में लापरवाही करने के चारों आरोपी भी महिला अधिकारी ही है। उत्तर प्रदेश में अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा। योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने के निर्देश दिए हैं, यानी रविवार को बाजार बंद नहीं होंगे। पहले की तरह ही साप्ताहिक बंदी यानी अलग अलग दिनों पर बाजार बंद होंगे। टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी होटल्स, रेस्तरां शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में होटल्स और रेस्तरां पर अब भी पाबंदी जारी रहेगी। होटल्स और रेस्तरां खुलने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को बाजारों की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल व रेस्टोरेंट का संचालन किया जाए। इस गतिविधि में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन भी किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने और आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही सीएम ने कहा कि लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1000 आईसीयू बेड तैयार किए जाए। भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज जारी हुए कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 75,809 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 43 लाख के करीब हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोविड-19 वायरस की चपेट में आकर 72,775 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय कोविड-19 के 8,83,697 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक 33,23,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं WHO प्रमुख टेड्रोस ने कहा है कि दुनिया को अगली महामारी के लिए बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने देशों से सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने दुनिया से नई महामारी के लिए तैयार रहने की बात कही। टेड्रोस ने कहा है कि आखिरी महामारी नहीं होगी। इतिहास ने हमें सिखाया है कि प्रकोप और महामारी जीवन का एक तथ्य है, लेकिन जब अगली महामारी आएगी तो दुनिया को तैयार होना चाहिए। इस बार की तुलना में अधिक तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुपोषण को खत्म करने के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने कुछ दिन पहले पुष्टाहार को लेकर लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वहीं अब सीएम योगी ने इसे और आगे बढ़ाते हुए यूएन के साथ MOU साइन किया है। ये MOU उत्तर प्रदेश सरकार और यूनाइटेड नेशंस के बीच हुआ है, जिसमें पुष्टाहार प्लांट को लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। 1200 करोड़ रुपए की एक बड़ी पूंजी इन लोगों के बीच में आएगी, जिसके माध्यम से पोषाहार का वितरण इनको ग्रामीण क्षेत्र के इन 204 विकास खंडों तक जरूरतमंद महिलाओं तक और बच्चों तक पहुंचाना है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में राज्य में 30% पुष्टाहार का वितरण किया। इससे स्वयं सहायता समूह को भी फायदा पहुंचा है। सीएम योगी ने बताया कि इस योजना से करीब 7,20,000 महिलाओं को फायदा होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही महिलाओं को हर महीने 5 से 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनामी बदमाश आशु जाट को हापुड़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार आशु जाट को आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस आज ही आशु जाट को मुंबई से लेकर हापुड़ पहुंची थी। हापुड़ में आशु ने पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के शिकंजे से भागने की कोशिश की। उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी आशु जाट, जो कि 2.5 लाख का इनामी था,
उसे बहुत ही अथक प्रयास के बाद हापुड़ पुलिस की टीम ने मुंबई से 5 तारीख को गिरफ्तार किया है। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। आशु जाट दिल्ली एनसीआर में सक्रिय मिर्ची गैंग का सरगना है और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। न्यायिक हिरासत में आशु जाट को गाजियाबाद की डासना जेल में रखा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में 60 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड आशु जाट इसी साल 6 जनवरी को नोएडा में गौरव चंदिल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। वारदात के बाद आशु नोएडा से भागकर मुंबई चला गया था और वहां भेस बदलकर सब्जी बेच रहा था, क्योंकि पुलिस ने 2 दिन पहले ही मुंबई से उसे गिरफ्तार किया था। बांध से उफनता पानी का सैलाब, पानी ने दिखाया अपना रौद्र रूप, जान से ज्यादा प्यारी पानी में मस्ती। ये तस्वीरें झांसी की हैं, जहां पिछले 20 दिनों से पानी ने हाहाकार मचा रखा है। झांसी के सुखवा दुखवा डैम से पानी उफन कर बह रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि डैम के ऊपर से पानी किसी झरने की तरह गिर रहा है। लेकिन इसी तेज बहाव में कुछ लोग मस्ती के मूड में दिखे। ये लोग 20 धारा में मछली पकड़ने पहुंच गए। इनके चारों तरफ पानी भरा है, लेकिन ये लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ मछली पकड़ने में व्यस्त दिखे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने लोगों को पहले से आगाह नहीं किया। प्रशासन ने लोगों को लाउडस्पीकर पर बोलकर आगाह किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और जान जोखिम में डालकर बेहद खतरे का काम करते हैं। झांसी में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने मऊरानीपुर में छापा मारकर शराब के अड्डे का भंडाफोड़ किया। यहाँ शराब तस्करों ने जमीन के अंदर ड्रम डालकर शराब छिपा रखी थी। शराब निकालने के लिए ड्रम के ऊपर हैंडपंप लगा रखा था, ताकि देखने पर किसी को भी ये साधारण सा हैंडपंप दिखाई दे और किसी को शक भी न हो। पुलिस ने शराब वाले हैंडपंप को उखाड़कर कब्जे में ले लिया है। इसमें 200 लीटर अवैध शराब और 4000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया था। 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ड्रोन की भी मदद ले रही है और पुलिस और आबकारी टीम ने साझा कार्रवाई में पांडरी के जंगलों में ड्रोन कैमरे की मदद से अवैध शराब के ठिकानों का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 10.5 लीटर कच्ची शराब और भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान और मशीनें जब्त की हैं। टीम ने 10,000 लीटर लहन भी नष्ट किया है। हालांकि पुलिस की दबिश से पहले शराब तस्कर फरार हो गए। 4-5 हजार के लगभग लहन नष्ट किया गया है। वहाँ भी ट्रेडिशनली जो यहाँ पे कुछ ट्राइब्स जो है शराब बनाने में लगे हैं, उनके अड्डों में भी छापा मारा गया है। बलरामपुर में रिहायशी इलाके में हुए ब्लास्ट केस में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला पुलिस प्रशासन ने बुल्हा पुलिस चौकी के इंचार्ज शैलेंद्र यादव समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होने वाले पुलिसकर्मियों में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के बीट प्रभारी सब इंस्पेक्टर सरताज मिश्रा और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा बलरामपुर के सीओ सिटी मनोज कुमार यादव, नगर कोतवाली राजत राम और LIU इंस्पेक्टर SK राय के खिलाफ विभाग के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल SP अरविंद मिश्रा को सौंपी गई है। पटाखों के अवैध भंडारण के कारण एक मकान में विस्फोट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गई। सोमवार को बलरामपुर कोतवाली के गदोहरा इलाके में एक घर में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शुरुआती जांच के मुताबिक एक पटाखा कारोबारी ने अपने घर में बारूद जमा कर रखा था और उसी बारूद में धमाका हो गया था। धमाका इतना तेज था कि आसपास के कई घरों को भी नुकसान पहुंचा था। चंदौली में सेना के जवान के परिजनों ने वाराणसी जमनिया रोड पर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को एक साधारण एम्बुलेंस में भेज दिया गया। इससे सैनिक के परिजन नाराज होकर धरने पर बैठ गए। हमको ये समझ में आया कि इनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ और इनका राष्ट्रीय सम्मान में जो भी हक होता है वो पूरा साथ में मिलेगा सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे पता चला कि इनको सिर्फ एम्बुलेंस के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। इसलिए हमारी मांग है इनको पूरा राष्ट्रीय सम्मान के साथ इनके माँ का, इनके बेटे का, इनकी विधवा पत्नी का जो भी हक होता है इनको दिलाया जाए। ड्यूटी शहीद हुए हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे को नौकरी दी जाए। परिजनों का कहना है कि जब तक राष्ट्रीय सम्मान के साथ सेना के जवान का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, वो धरने पर अड़े रहेंगे।
औरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने 1 ग्राम प्रधान की गाड़ी से नकली नोटों की खेप बरामद की है। हैरानी की बात यह है कि नोट 200 और 500 रुपए की हैं। नकली नोटों की ये खेप बिल्कुल असली नोट जैसी लग रही है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में नकली नोटों का जखीरा है। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और गत्ते के अंदर से 200 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली हैं। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि गाड़ी औरैया जिले के क्यूट्रा गाँव के प्रधान की है। ये गाड़ी जैसे ही औरैया ब्लॉक पहुंची तभी पुलिस ने इसे घेर लिया और गाड़ी की चेकिंग की। उसके बाद एक गत्ते के अंदर से पैकेट्स मिले जिसमें 500 और 200 रुपए के नोट रखे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। साथ ही ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिर नकली नोटों की सप्लाई कहां से हो रही है। बागपत के खेखड़ा थाना इलाके में बाइक लूटकर भाग गए बदमाशों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। पहले तो ग्रामीणों ने 3 लुटेरी की जमकर पिटाई की और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया। एएसपी बागपत मनीष मिश्रा ने बताया कि बदमाश बाइक लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। सूचना लग गई थी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक लड़का भागने में सफल हो गया है। पुलिस उसके लिए टीम हमारी लगी हुई है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कोई नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक ज्ञात नहीं है। हम लोग और गंभीरता से और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के क्राइम इतिहास के बारे में खंगाल रही है। गाजीपुर में लोक निर्माण विभाग में घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के मुताबिक गाजीपुर के नोनहरा इलाके में कागज पर सड़क निर्माण कर विभाग के अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया, जबकि लोक निर्माण विभाग के अफसर ऐसे किसी घोटाले से इनकार कर रहे हैं। दरअसल 2016-17 में गाजीपुर की कठवा मोड़ से नोनहरा भागलपुर मार्ग की 1.5 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर हुआ, जिसकी लागत 85.95 लाख है, जबकि इसी इलाके में यूसुफपुर कमालपुर संपर्क मार्ग पर 51.85 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर की सड़क बनाने का टेंडर निकाला गया था, लेकिन सालों के बाद भी इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार एई इंजीनियर से बात किया कि यह रोड अब बन जानी चाहिए, तो ये लोगों से जब कहा जाता था, ये लोग कहते हैं कि इस पर पैसा नहीं आया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सड़क निर्माण में घोटाले के इस मामले की जिला प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन कागज पर सड़क बनने का ये मामला लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आगरा में लगातार कोरोना के एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं और अब कोरोना का असर सरकारी कार्यालयों में ज्यादा हो रहा है। आगरा में आयकर भवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। 4 अधिकारी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक कार्रवाई की गई। 2 दिन लगातार आयकर भवन की सभी मंजिलों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना काल में आयकर भवन तीसरी बार बंद हुआ है। आगरा में कमिश्नर ऑफिस, डीएम कंपाउंड, विकास भवन, पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, एडीए सहित सभी प्रमुख कार्यालय के लोग कोरोना की चपेट में हैं। आगरा का आयकर भवन है ये। आयकर भवन को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसी आयकर भवन में 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे कोरोना के, और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 48 घंटे तक इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। तो पूरी तरह सन्नाटा आयकर भवन में, और आगरा का आयकर भवन अब अगले 48 घंटे तक इसी तरह से बंद रहेगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। चंदन यादव बगड़ करौदी ब्लॉक के रहने वाला हूं। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को सरेआम धमकी देने का आरोप सामने आया है। पुलिस ने चंदन यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिस्ट्री शीटर सभापति यादव का भांजा है चंदन। पुलिस ने आसपुर देवसरा थाने में मुकदमा दर्ज किया है। चंदन यादव बगड़ करौदी ब्लॉक के रहने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ को हमारे मामा हैं, लेकिन सभापति यादव मेरे मामा लगते हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो मैं सीधे मोती सिंह को इनकाउंटर करूँगा। मैं इसमें ककेर जा रहा हूँ बस। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। 2 टीमें लगाई गई हैं जो इसको गिरफ्तार करने के लिए लगाई गई हैं। उस वीडियो में कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके साथ खड़े हुए हैं। इसकी भी जांच कराई जा रही है, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है, कौन व्यक्ति थे जो साथ में आए थे, और इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि धमकी बाद चंदन यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे मंत्री के समर्थकों में नाराजगी है। वहीं पुलिस ने घटना के बाद धमकी, आईटी एक्ट और महामारी अधिनियम के तहत चंदन यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही 50 अन्य अज्ञात समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की टीम चंदन यादव की तलाश में जुटी है।
कानपुर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। जिस मकान में वो रह रहा था, वहां मकान मालिक की बेटी को बहला फुसलाकर दोस्ती कर ली, जिसके बाद 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। घर वालों से वो लड़की से शादी करने की बात करता रहा। बाद में पता चला कि लड़का मुस्लिम है, तो परिजनों को उनके साथ हुए धोखे का पता चला। हाँ, तुम मुसलमान हो, हमको तुमने आईडी कौन से दिखाई थी और तुम आज आईडी हमें कौन से दिखा रहे हो? मुसलमान हो। अगर मानो हम जिस मकान में आए हैं, अगर उनको पता चलेगा तो बताओ हम क्या करेंगे। इसके पास एक आधार कार्ड मिला है जिसपे जो नाम है वो आर्यन मल्होत्रा के नाम से है, पुत्र राहुल मल्होत्रा। और ये जब इससे इंटरोगेशन की गई तो इसने ये बताया कि ये जो आई कार्ड, जो फर्जी आई कार्ड जो इसने बनवाया है, वो एक किसी साइबर कैफे से बनवाया है। वहीं पुलिस को उसके पास से 2 आई कार्ड मिले हैं, जिसमें एक में उसका नाम आर्यन मल्होत्रा था, तो वहीं दूसरे में फतेह खान है। जिसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। आत्महत्या कर गया। ललितपुर में सुसाइड के पहले बनाया गया वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी ने दबंग कर्जदारों से परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर होने की बात कही। यहाँ के आजादपुर के रहने वाले राजकुमार दुबे ने कल अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक सीएमओ ऑफिस में ड्राइवर के पद पर काम करता था। सुसाइड के दूसरे दिन मृतक ड्राइवर का एक वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में ड्राइवर ने कहा है कि वो दबंग कर्जदारों से बहुत परेशान है। राजकुमार दुबे ने पूरे वीडियो में कर्जदारों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने की बात कही थी। ने मतलब अज्ञात कारणों से मतलब सुसाइड कर ली और उसका मतलब सुनने में आ रहा है कि कोई वीडियो वगैरह है, लेकिन हम लोगों को अभी कोई पता नहीं चला है, ना हमें उनके मोबाइल मिला है। क्योंकि इस मामले को लेकर जब मृतक के परिजनों से बात की गई तो मृतक के पुत्र ने पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार किया। उनके मुताबिक जेल से आने के बाद मानसिक रूप से वो परेशान जरूर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी समस्या परिवार वालों से शेयर नहीं की। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर परिसर में खुदाई के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। सोमवार को कंपनी के विशेष इंजीनियरों की टीम ने इन मशीनों की जांच की। बताया जा रहा है कि पहले मंदिर के खंभों के लिए 100 मीटर गहराई तक खुदाई होगी, फिर इसे 200 मीटर गहरा किया जाएगा। मंदिर में करीब 1200 खंभे होंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर राम मंदिर निर्माण प्रगति का जायजा लिया। अयोध्या राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर हर 3 महीने पर होने वाली राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में एडीजी सुरक्षा वीके सिंह और एडीजी जोन एसएन रावत ने अन्य अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और चाक चौबंद बनाने और बदली हुई परिस्थितियों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की। मथुरा के नोझिल इलाके के बाजना में जगदीश नाम के एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को एक मोपेड सवार ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद होमगार्ड्स ने बताया कि बाइक सवार युवक बुजुर्ग को एक क्लिनिक के बाहर छोड़कर भाग गए थे। देर रात जब जगदीश घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश आसपास की गई तो जगदीश का शव लालपुर रोड पर चौधरी क्लिनिक के समीप पड़ा मिला। परिजनों ने चिकित्सक को बुलाया और जगदीश की जाँच कराई तो जगदीश मृत अवस्था में पाए गए। मथुरा के थाना नौझील से आज प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि श्री जगदीश प्रसाद जी, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके परिजन पोस्टमार्टम में पंचनामा की कार्रवाई करवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी बॉडी को मॉर्चरी के लिए शिफ्ट किया गया। सूचना पर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस मोपेड सवारों तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वाराणसी में बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ ने सांसद संजय राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने आज सिगरा थाने में राउत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तहरीर दी। काफी संख्या में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता सिगरा थाने पहुँची थी। कंगना रनौत जी, उन्होंने उनके खिलाफ घोर जो अपशब्द है उसका इस्तेमाल किया और उसके अलावा उनको धमकी दी कि वो मुंबई में प्रवेश न करें। ये पूरी नारी जाति का अपमान है कि नारी का अपमान भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। एक्टर सुशांत सिंह मौत मामले में पिछले दिनों कंगना रनौत और संजय राउत के बीच जुबानी जंग चल रही है। संजय राउत ने इसी क्रम में कंगना के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए मुंबई नहीं आने की सलाह दी थी, जिस पर कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई जाने का ऐलान किया है। इसी विवाद के मद्देनजर खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। कुछ ही देर में जारी है यहाँ पर खबरों का सिलसिला।